हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम जो करेंगे वो ईबीएस का, मैंने जो फर्स्ट पार्ट था आपके 15 क्वेश्चन उसको मैंने डाल दिया था कल, जो आपके एनसीईआरटी वेस्ट होते हैं। अब हम करेंगे ईबीएस की जो पेडागॉजी आपकी 15 नंबर्स की आती है, उसको देखेंगे कि आपको ईबीएस को पढ़ाते टाइम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम अपने 76 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट इसको करेंगे। ओके, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे उसको देख सकते हो। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को एकदम बराबर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर ईबीएस, यानी कि जो कि हमें करनी चाहिए। वांछनीय का मतलब होता है डिजायरेबल। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। सिर्फ सूचनाएं देने से काम नहीं चलेगा, बच्चे को उसमें इंगेज करना है आपको, उसे लर्निंग बाय डूइंग से वहाँ पर सिखाना है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हर तरीके से। कभी भी एक रेखा में लर्निंग आपकी अगर ऐसा बोला जा रहा है तो इन बर्ड्स को आप पकड़ के रखा करो। इस टाइप के वर्ड आपके लिए जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और केबल केबल तो आपका मैंने 1000 बार बताया कि निगेटिव वर्ड है और इसको आपको क्या करना है, देखते ही वहाँ पे कट कर देना है। तो आपसे सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम इतना दिमाग में रखना कि ये पॉजिटिव आंसर मांग रहा है हमसे या निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी कि एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। यानी कि पर्यावरण के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे यानी कि मल्टी कल्चरल, बहुत सांस्कृतिक, यानी कि बहुत तरीके के बच्चे आते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि किसी भी संस्कृति का, किसी भी पृष्ठभूमि का बच्चा वहाँ पे अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 77 है आपका। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ओके, देखेंगे हम इसमें। देखो, इस तरीके के ऑप्शन से बिल्कुल मत घबराया करो, आप सिर्फ क्या करो, बच्चे को देखा करो कि बच्चा हमारा सेंटर में है या नहीं है, बच्चे के हित में चीजें हैं या नहीं है, तो वहां पे ये आपका सही हो जाएगा। ओके, तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना बहुत जरूरी है, बच्चों का सक्रिय रूप से सीखना। ओके, बच्चों के समुदाय के सदस्य, यानी कि बच्चों को उनके समुदाय से जोड़ना। समुदाय के सदस्य भी जो होते हैं वो उनकी ज्ञान की रचना के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। हाँ, पाठ्य पुस्तकें भी एक हद तक अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। डी हम देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। ओके, तो आपकी व्याख्या और परिभाषा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपका यहाँ पे डी नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे जिसमें भी आपका डी नहीं होगा वो वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ए बी सी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन आप करने के लिए बैठाए तो कौन सा ऐसा एक तरीका है जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और वो प्रभावी तरीके से वहाँ पर उन चीज़ों को सीखेंगे, है ना। तो देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उनको वृत्तांत सिखा सकते हैं। बिल्कुल, वृत्तांत से क्या होगा कि वो अपने आप लोगों से, टीचर से अपने कनेक्ट होंगे। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कहानियाँ भी सुना सकते हैं। स्टोरीज के द्वारा बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। तो व्याख्या बच्चे, छोटे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, वो इतना उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। ओके, उसके बाद है आपका शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली। शिक्षक जहाँ पे एक्टिव है वो आपका ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा। आपको किसको एक्टिव करना है, बच्चे को एक्टिव करना है। ओके, बच्चों से मतलब इंगेज्ड करना है उनको लर्निंग में। तो आपका ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ओके,
चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। यानी कि एक टीचर है वो क्या करता है, बच्चों को जानवरों को मतलब दिखाता है और फिर उनसे कहता है कि आप इनके चित्र बनाइए। तो वो बच्चों में क्या करना चाह रहा है, इसको पूछा है इन्होंने। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, बिल्कुल क्रिएटिविटी डेवलप्ड होगी जब बच्चे उनको रियल में देखेंगे और वो उनको चित्र या में बनाएंगे। ओके। बी आपका है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों, बिल्कुल अवलोकन तो वो पहले तो उसने दिखाया यानी कि अवलोकन किया है बच्चों ने, अब रचना कौशलों का विकास उसमें करेंगे, ये भी आपका सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, यानी कि यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके तीनों ही यहाँ पे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। ओके। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों है कि जो आपका क्राफ्ट्स एंड आर्ट है, क्राफ्ट क्या होती है, चीज़ों को बनाना, जैसे कि मतलब लकड़ी से कुछ बनाना है ना, इस तरीके से बच्चे जो क्रिएटिविटी करते हैं, क्ले से कुछ बनाना। उसके बाद आर्ट्स यानी कि जो आपकी आर्ट्स होती है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्किंग इन ग्रुप्स इज इनकरेज्ड बिकॉज, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रुप में सीखने से इसमें क्या होता है, तो कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। भाई शिक्षक के लिए कुछ नहीं करना आपको, शिक्षक को तो कोई आराम नहीं देनी है आपको, शिक्षक को एकदम सुपर पावर बनाना है। ठीक है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये बात आपकी बिल्कुल ही सही है कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो जो आप उनके सहपाठी होते हैं उनसे वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहाँ पे सीखते हैं। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, बच्चे आपस में मिलजुल कर चीज़ों को सीखते हैं और इससे क्या होता है, उनका जो सामाजिक विकास भी साथ में होता है। डी देखेंगे हम, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए नहीं, आपको बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए वहां पे आंसर करना है। तो आपका बी और सी सही हो जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, यानी कि पर्यावरण को सीखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है वो क्या होने वाले हैं आपके। ओके। देखेंगे हम यहाँ पे परिवार के सदस्य, तो ये जो है आपके पर्यावरण, आप सबसे पहले जो आपका समाजीकरण होता है, जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हो, तो वो आप कहाँ से सीखते हो, फैमिली से सीखते हो। उसके बाद आप फैमिली से बाहर अपने समाज में निकलते हो, समाचार पत्रों से भी आपको नॉलेज होती है, लेकिन कक्षा इतना इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है, क्योंकि जो ईवीएस की आपकी लर्निंग है उसको कहा गया है कि बाहरी समाज से, बाहरी जीवन से जोड़ के बच्चे को सिखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका डी नहीं होगा, ए बी सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी कि सीखने के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे आपको बच्चे को क्या करना है, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना, यानी कि जो चीज़ें वो जानता है उससे आपको उस तरफ ले जाओगे जो कि वो नहीं जानता है। ओके। आपको क्या करना है, नोन यानी कि नोन टू अननोन ले जाना है, यानी कि जो पहले जानता है उसको, फिर जो नहीं जानता है वहां पे उसको लेकर जाओगे। उसके बाद क्या है, लोकल यानी कि स्थानीय से वैश्विक की तरफ, क्योंकि स्थानीय चीजें बच्चे क्या है अपने परिवेश में जो उनके यहाँ होता है वो उसे जानते हैं, उससे फिर आप आगे वैश्विक चीजें यानी कि जो एक बड़े स्तर पर होती हैं उनको वहां पे आप कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सिद्धांत अनुसरण करता है, वैश्विक से स्थानीय नहीं बल्कि स्थानीय से वैश्विक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त नहीं बल्कि मूर्त से आपको अमूर्त जाना है, ये भी गलत हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात नहीं बल्कि आपका फोर्थ सही हो जाएगा, ज्ञात से आपको अज्ञात जाना है। ओके। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक चीजें आपकी क्लियर हैं तो आपके पेपर में आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो हम बच्चे की सीखने के लिए करते हैं। ओके। यानी कि बच्चे को कितना आता है फिर उस हिसाब से हम उसको सिखाएंगे, तो वो जहाँ पे आकलन होता है वो आपका कौन सा होता है, रचनात्मक आकलन वहां पे होता रहता है। तो पोर्टफोलियो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें होगा ही होगा। ओके।
उसके बाद है आपका क्रम निर्धारण मापनी, यानी कि रेटिंग स्केल, बच्चे कहाँ पे चल रहे हैं इनको भी देखते हैं। एनाकॉर्डल रिकॉर्ड, आपके जो वर्णन अभिलेख यानी कि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ये भी आपका होता है। वार्षिक यानी कि जो आपका एनुअल अचीवमेंट टेस्ट है, ये आपका फॉर्मेटिव के लिए वहाँ पे नहीं होता, ये आपका होता है सम्मेटिव, यानी कि योगात्मक जो मूल्यांकन जो कि आप हम लोगों का होता था 6 महीने और साल भर में, जो हम लोगों की पेपर वगैरह उस टाइम पे होते थे, उसको कहते थे हम सम्मेटिव असेसमेंट। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, यानी कि किसको, जब आप पर्यावरण अध्ययन का आकलन कर रहे हो तो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको वहां पे दूर रखना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। आपको ऐसा कभी नहीं करना, ना बच्चे को ना ही उसके आंसर्स को सही या गलत में आपको नहीं आंकना है। उसके बाद यानी कि कक्षा 5th के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, तो ये तो पॉजिटिव, ऐसे तो बच्चे बहुत कुछ सीखने हैं। आकलन के संकेतकों का उपयोग, यानी कि यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट्स, ये भी आपका होगा। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, यानी कि क्या करोगे आप, क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटेटिव आकलन करोगे। बच्चों के हर पक्ष को 360 डिग्री आप उसका असेसमेंट वहाँ पे करने वाले हो। असेसमेंट से आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, असेसमेंट का टॉपिक मैंने कराया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। तो ये आपका गलत है, और हमसे क्या पूछा है, बच्चों के आकलन में दूर, यानी कि निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, कक्षा 5th की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करके लाने को प्रेरित करती है। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे ये भी सही था, ये भी सही है, लगभग ये भी आपका सही था, बट हमें कौन सा, हमें ऐसा आंसर चाहिए होता है जो कि बाद बाकी ये तीनों के आंसर को अपने अंदर समाहित करता हो। जैसे कि बच्चों का क्रियाकलाप भी हो गया, अवलोकन भी हो गया और अनुभव साझा भी हो गया, चर्चा भी होगी, तो आपका बेस्ट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को वहाँ पे चूज करना होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पे मछली, घड़ियाल, कछुआ तीनों किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। कौवा आपका जो है वो पानी में वहाँ पे नहीं रहता, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके की इजी क्वेश्चन भी आपसे वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना, इसमें क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, शहर और राज्य है और अत्यधिक पसंद का भोजन। ये आपका किससे है, ये है आपका एनसीईआरटी का है। ओके, इसको देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये है आपका हांगकांग। हांगकांग में क्या होता है, किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका नहीं, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के। हांगकांग में देखो क्या खाते हैं, पकाया हुआ सांप, यानी कि एक आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका केरल, तो केरल में टैपियोका खाते हैं, किसमें, केरल में, किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। ओके, कश्मीर में क्या होता है आपका, कश्मीर में होता है सरसों के तेल में बनी मछली, है ना। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली, आपको पता है समुंदर है गोवा में, तो नारियल भी बहुत होते हैं, तो इस तरीके से आप चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी आपका 3 में है, तो फोर्थ गलत हो गया, और बी का आपका होगा, बी का होगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट तो आपका एक ही ऑप्शन है, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके,
चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? फुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका एक मतलब एकमात्र जो इसका ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? मैना एक ऐसी पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। ओके, उसके बाद है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें, ये मैंने पिछला भी जो पेपर कराया था उसमें भी ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे समझ लो, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको हर सब्जेक्ट में रिपीटेशन पे मिलेंगे और बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है आपके वो आपको कम से कम टाइप्स तो वही मिलेंगे, आपको करने का तरीका वही होना चाहिए। बस वहाँ पे नंबर्स या जो भी है वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लैंग्वेज को घुमाया जाएगा, अदरवाइज पेपर आपको सेम ऐसे ही देखने को वहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो प्रैक्टिस आपकी बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए। घरों के नीचे विवरण पढ़ना है हमें, तो इसमें क्या था? मनाली हिमाचल के घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं और इसमें ये आपका गलत है और इसकी छत इन्होंने नहीं दी है, जो कि कैसी होती है? ढालदार होती है, ताकि मनाली वगैरह यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ आपकी यहाँ पे निकल जाए। तो ये आधा है, इसलिए ये गलत है और ये दोनों आपके सही हैं। राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, बिल्कुल सही है। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल में आपके जानवर वगैरह रहते हैं, ऊपर की मंजिल में ये लोग वहाँ पे रहते हैं। तो आपका ए और सी सही है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको किस चीज़ की और प्रैक्टिस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और ये जितने भी मैं पेपर करा रही हूँ इनको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप इनकी प्रैक्टिस दोबारा से करना या फिर इनको एक बार खुद से करके देखना चाहते हो आपको कितना आ रहा है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए चैनल पे जाके, और वहाँ से आप इनको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और अगर आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने वीडियो बना दिया है, वहाँ पर जाके आप फ्री प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो, ये ऑफिशियल पेपर से आप। ओके, देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। हाथियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, ये फुल एनसीईआरटी से दिया गया है आपका। तो इसमें देखेंगे हम, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, ये आपका क्या है? बिल्कुल ही सही है। एक बड़ा हाथी दिन में 200 नहीं भाई 100 केजी, कितना? 100 केजी। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको दिमाग में होगा 100 केजी खाता है, और नहीं तो आपको लगेगा हाँ सारे ही सही हैं तो इनको बिल्कुल सही कर दो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बी जिसमें नहीं है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बी इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये स्मार्ट ट्रिक होती है क्वेश्चन को करने की, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन के आंसर्स को वहाँ पे टिक कर सको। ओके, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आगे भी मिलती रहेंगी, है ना। तो चलते हैं फिर, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना और अपनी प्रैक्टिस को करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।